नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मस्नेहा में स्वागत है। लास्ट वीडियो भी मैंने वर्ण विच्छेद पर पोस्ट किया था और यह वीडियो भी वर्ण विच्छेद पर ही है। इसीलिए मैंने उसे लिखा था वर्ण विच्छेद का क ख ग यानी शुरुआत। जैसे व्याकरण गणित की तरह होता है, जैसे गणित में यदि आपको फॉर्मूला याद है और सब कुछ आपको पता है तो आपके सवाल हल होने चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। वैसे ही व्याकरण में यदि आपको बेसिक्स मूलभूत जानकारियां पता है किसी भाषा की, तो आपको उसके वर्ण विच्छेद आदि चीजें आपसे बननी चाहिए। वो एक एक वर्णों को अलग करने का आपको अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा वर्ण कौन सी मात्रा इसमें लगी हुई है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए बात करते हैं री और र की मात्रा का। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, री और र की मात्रा, मैंने आपको बताया था कि र एकमात्र व्यंजन है जो दूसरे वर्णों में या दूसरे व्यंजनों में किसकी तरह इस्तेमाल होता है? मात्रा की तरह इस्तेमाल होता है। वैसे तो मात्रा स्वर के बदले हुए रूप होते हैं जो व्यंजनों में लगकर भाषा को रूप प्रदान करते हैं। तो आइए चलते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। तो पॉपुलर डिमांड थी कि री की मात्रा से जो शब्द री की मात्रा जिन शब्दों में होती है उनका वर्ण विच्छेद मैं आपको बताऊं। तो आज मैंने वही कोशिश की है। आइए देखते हैं। मैंने 3 शब्द यहाँ लिखे हैं, कृति, कर्म और क्रम। जानबूझकर मैंने व्यंजनों का मेल ऐसा रखा है जिसमें सब में क आया है, इन दोनों में तो र भी आया है और इसमें री की मात्रा आई है। इसमें से एक पॉपुलर क्वेश्चन बन सकता है कि इन सब में कौन सा एक शब्द है, ऐसा शब्द चुनिए जिसमें र का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, र का उपयोग नहीं किया गया है। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि री चूंकि उच्चारण में र की तरह होता है तो हम इसे भी र मान लेते हैं, लेकिन इसका उत्तर यह होगा कृति। कृति में र का उपयोग नहीं किया गया है। र की जगह किसका उपयोग किया गया है? री की मात्रा का। री की मात्रा वैसे ही है जैसे ई की मात्रा, जैसे ऊ की मात्रा, जैसे ए की मात्रा, जैसे ओ की मात्रा, वैसे ही। तो कृति को अगर हम लिखेंगे तो क हलंत प्लस री। अब क में जैसा देखिए, का में अलग से आ नहीं होता, कु में अलग से अ नहीं होता। कु इज इक्वल टू क हलंत प्लस उ। वैसे ही क्री में क हलंत प्लस री, री और क को जोड़ देंगे तो क्री बन जाएगा। अब बची बात ती की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिखते तो शब्द लिखते वक्त हम ई की मात्रा को, छोटी ई की मात्रा को वर्ण के पहले लगाते हैं, बाईं ओर लगाते हैं। हिंदी चूंकि बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखे जाने वाली भाषा है, इसलिए यह बिल्कुल सहज सी बात है कि इसको हम वर्ण के पहले बोलेंगे, इसको वर्ण के बाद बोलेंगे। तो छोटी ई की मात्रा को या हर्ष ई को हम वर्ण के पहले लगाते हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद करते हुए उसे हम पहले नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हमेशा वर्ण के बाद ही। जैसे त हलंत प्लस ई। अब ये हर्षवी है, ठीक है, ये हो गया कृति, ये हो गया कृति। अब कर्म यहां लिख दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कर्म, मैंने आपको बताया था ये जो र है जिसको हम रेफ कहते हैं, वो दरअसल स्वर रहित र है। इसमें स्वर नहीं होता, यानी वो आधा र है। आधा र है तो इसको कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस अ। क पूरा है, फिर र आधा है, फिर म पूरा है, बन गया कर्म। क्या बन गया? कर्म। अब हम क्रम लिखें, क्रम।
आपके लिए एक छोटा सा दोहराव मैं करती हूँ। मैंने बताया था कि पदेन र और रेफ वाले र को पहचानने का यही एक तरीका है कि पदेन र जो होता है उसका उच्चारण हम वर्ण के साथ करते हैं, जैसे क्र, जैसे भ्र, जैसे घ्र, जैसे नम्र, म्र, ठीक है। तो उसके साथ एक साथ हमारे मुंह से र और व्यंजन दोनों निकलता है, जैसे क्र। लेकिन ये जो रेफ है, ये जो आधा र है, इसका उच्चारण आधे की तरह होता है, और यह चूंकि दोनों वर्णों के बीच में ये होता है अवस्थित। वह तो इसे गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए ये सर पर जाकर बैठ जाता है, मैंने आपको बताया था, इसको सफोकेशन बहुत होता है आधा र को, तो ये सर पर जाकर बैठ जाता है। अब क्या है कि चूंकि ये बीच में इस्तेमाल होता है इसलिए ये क के बाद बोला जाता है, जैसे कर्म, कर्म, क्रम नहीं, कर्म। इसलिए जो हमारा पदेन र है वो क्रम, और जो रेफ वाला र है वो कर्म। अगर हम थोड़ा सा इसको खींच दें तो ये करम, करम। इसीलिए कई लोग पंजाबी भाषा में जैसे आधे व्यंजन का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए वहाँ के लोग आधे व्यंजन का उच्चारण भी नहीं कर पाते। हमारे धर्मेंद्र जी वहाँ धर्म हो जाते हैं, हमारे कर्म वहाँ कर्म हो जाते हैं, हमारी गर्मी वहाँ गर्मी हो जाती है, ठीक है। र का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस भाषा में आधे व्यंजनों का प्रयोग है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब आपको आगे से कोई दुविधा नहीं होगी, जब आप उच्चारण करते ही समझ जाएंगे कि इस शब्द में पदेन र लगा है, पूरा र लगा है, या आधा र लगा है, पदेन र लगा है या रेफ वाला र लगा है। पदेन र होगा तो हमेशा हमेशा पूरा र होगा, स्वर सहित र होगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कर्म का, ये बीच से मैं इसको मिटा देती हूं। अब क्रम का हम देखें। क्रम में चूंकि पूरा र है इसलिए क आधा है, आप सब देख सकते हैं इन दोनों वर्ण विच्छेद में अंतर। यहां क पूरा है, क के साथ अ है, यहां र के साथ अ है, इसलिए पदेन वाले में, ये लाइन वाले र में हमेशा र पूरा होता है, ठीक है। और ये सर पे जो कलगी की तरह बैठता है र, उसमें हमेशा र आधा होता है, सिर्फ र हलंत होता है, ठीक है। इतना तो हमने समझ लिया। अब मैं इसको ऊपर का मिटाती हूं। अब आपने समझ लिया ये क्या है, कृति है। अब संस्कृति का हम करें, संस्कृति सेम ही तरीके से होगा। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें कितनी ध्वनियां हैं। संस्कृति, संस तो सन, सन ये सन हो गया, स संस प्लस क हलंत प्लस री क्री प्लस त हलंत प्लस ई, संस्कृति। ये संस्कृति हो गई। आपको मैं बताऊं, ये जो मैं लाइन खींचती हूं सारे व्यंजनों के ऊपर, यह यूं ही नहीं है। हिंदी भाषा को लिखने में शिरोरेखा का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। जैसे अंग्रेजी लिखते हुए आप कर्सिव में टेल लगाते हैं, पूंछ लगाते हैं, वैसे ही हिंदी लिखते हुए हम उनके सर पर सर को बांधते हैं, शिरोरेखा उसे कहते हैं, सिर पर हम रेखा लगाते हैं। यह
व्यंजन को या भाषा को, लेखनी को सुंदर दिखाने का भी एक तरीका है और यह मानक भी है। यह सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए नहीं है, यह मानक भी है। मानक भाषा लिखते समय शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक है। ऐसा नहीं, ऐसा लिख देना जल्दबाजी में करते हैं लोग, लेकिन यह मानक नहीं है। आपने देखा होगा जल्दी लिखते हुए भी लोग लास्ट में ऐसे कर देते हैं। इसका कारण मैंने बताया था ना, शिरोरेखा क्यों जरूरी है। क्योंकि ये जो भ है, ये जो म है, इसमें अंतर शिरोरेखा से ही होता है। ये जो थ है, ये जो य है, इसमें भी अंतर शिरोरेखा से होता है। और एक कौन सा व्यंजन बच रहा है जिसमें अंतर किया जाता है शिरोरेखा से, मैं बताती हूँ। ध और घ से घर और ध में लूप तो होता ही है, साथ ही शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम यहीं पे क्लियर करते चले तो अच्छा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही। श्रृंगार एक शब्द है हिंदी का, श्रृंगार। आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं कहूं श्रृंगार की ये स्पेलिंग गलत है तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हमेशा हर जगह अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, इवन सारे दुकानों के, ये जो चूड़ी बिंदी वाली दुकानें मिलते हैं, श्रृंगार हाउस, ऐसे ही लिखा होता है श्रृंगार। पर श्रृंगार की जो ये वर्तनी है, यह बिल्कुल अशुद्ध है। श्रृंगार की सही वर्तनी यह क्यों नहीं है, यह मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, मैंने आपको बताया था, ये श है, ये और ये दोनों सेम है। ये जो लाइन है ये यहां आ गई है, ये लूप, बस ये वाला लूप ऐसा हो गया है। और ये अगर इसको हम ऐसा लिख दें, अगर इसको घुमा दें, आप अगर इसको घुमा कर देखें तो इधर हम लाइन कर दें तो ये श जैसा दिख रहा है ना। हाँ, सचमुच ये यही है, तालव्य श को इस तरह से लिख दिया गया है। अब इसमें ये र है, र, तो ये हो गया श्र, श्र। ये है श, 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 ये है श्र, श्र। मैंने अभी बताया था कि वर्ण के साथ ही र का उच्चारण होता है इसमें। तो जब ये श्र अपने आप है, तब इसमें री की मात्रा अगर हम लगाते हैं, ये श्र ऑलरेडी है, अब इसमें हमने लगा दिया री की मात्रा, तो ये क्या हो गया, श्ररी, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। ऐसा आपने कभी सुना है? हम बोलते क्या है, श्रृंगार। तो गलती यह है कि हम इसको क्या अशुद्ध लिखते हैं। श्रृंगार की शुद्ध स्पेलिंग होनी चाहिए श्रृंगार। इसमें ये र की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ये जो है यह वर्तनी को गलत करता है। और ये इतना अधिक उपयोग में लाया जाता है, इतना वाइडली एक्सेप्टेड है कि इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। ध्यान दें भी तो क्या करें, कुछ तो दिक्कतें हमारे तकनीकी कारणों से भी हैं, जैसे टंकन जो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे चंद्रबिंदु में, श्रृंगार में, ये सब में थोड़ी सी आता ही नहीं है, ऐसा श्रृंगार आता ही नहीं है। जबकि ये है श्रृंगार, श और री की मात्रा, तो श्रृंगार, और ये श्रृंगार है, श्रृंगार। ठीक है, इसी इंटरेस्टिंग नोट पर मैं आज का वीडियो खत्म करती हूँ। और मुझे उम्मीद है जिन्होंने इस वीडियो के लिए आग्रह किया था उनकी दुविधा दूर हुई होगी। अगर आपको वीडियो देखते हुए फिर भी कोई दुविधा रह जाए तो आप सबका बिल्कुल स्वागत है, आप बताएं कि मैं और किन बिंदुओं पर प्रकाश डाल सकती हूँ। मेरा मकसद व्याकरण को, हिंदी को सहज करना है। हिंदी भाषा जो हम लगातार बोलते हैं दिन रात, उसको व्याकरण ने इतना दुरूह कर दिया है कि बच्चे या माता पिता सब परेशान रहते हैं, जबकि इसमें है कुछ नहीं। तो जैसे सरल और कठिन क्या होता है, कठिन क्या है, जब तक आप ना जाने तब तक कोई चीज कठिन होती है। जैसे ही आप उसे जान जाते हैं
वो सरल हो जाती है। जैसे रोटी बेलना एक बहुत ही सरल काम है, इसे कोई भी कर सकता है। या गाड़ी चलाना बहुत ही सरल काम है, लेकिन जिसे ना आता हो उसके तो पसीने छूट जाएंगे गोल रोटी बनाने में। तो ऐसा ही है पढ़ाई भी। अगर आपको व्याकरण की मूलभूत जानकारियां नहीं हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत दुरूह विषय है हिंदी, लेकिन हिंदी से ज़्यादा प्यारा, जितना सहज, सरल और माधुर्य युक्त भाषा बहुत कम है। मातृभाषा है ना हमारी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।